बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं डेंजर इशू इन साइकोलॉजी का लेसन नंबर 39, जो कि है प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्योंकि हम पिछले कुछ लेक्चर्स की अगर बात करें तो हाँ, हमने डिजीज़ पर ही बात की है और फिर हमने उनके जेंडर वाइज ट्रेंड्स को देखा है। इस डिज़ीज़ में क्योंकि ये फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है, तो इसलिए इसमें जेंडर वाइज ट्रेंड तो हम नहीं देखेंगे, बल्कि हम उनके जस्ट देखेंगे कि कॉजेज़ क्या होते हैं इनकी, उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होता है, फिज़िकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं और उसके अफेक्ट क्या होता है ऑन फीमेल्स। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो उन्होंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है कि अगर हम पिछले लेक्चर्स पे गौर करें, पिछले मिड टर्म के और फाइनल के जितने भी हम लेक्चर पढ़ चुके हैं, वहाँ हमने देखा होगा कि ज़्यादातर में यही बताया गया है कि मेल्स के मुकाबले में फ़ीमेल्स को ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है और उन्हें ज़्यादा डॉक्टर सिटिंग्स भी वो हैंडल करती हैं। उनको ज़्यादा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? सबसे पहली वजह तो क्योंकि उनकी जो रिप्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, तो इसलिए चाइल्ड बर्थ, उसके बाद मेनोपॉज, मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, बहुत सी ऐसी उनकी फीमेल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा डॉक्टर्स की तरफ जाना पड़ता है। इस लेक्चर में हम बेसिकली 3 डिजीज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले डिस्मेनोरिया, देन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, देन मेनोपॉज। सबसे एंड देन हम आगे चलते हैं कि सबसे पहले हम एक तो आप कहेंगे ये सबसे पहले बहुत ज़्यादा करती है। हम ऑब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इस लेक्चर को पढ़ने का। तो ये क्या है कि सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट हो कि ये प्रॉब्लम्स हैं क्या, इनकी एशियोलॉजी क्या है, क्यों होते हैं ये प्रॉब्लम्स। एंड देन हमने ये भी लोगों को अवेयर कराना है कि हर औरत को नहीं होता, हर औरत के लिए सेम सिम्टम्स नहीं होती, उनकी सिवियरिटी सेम नहीं होती। एंड देन बहुत सी ऐसी स्टीरियोटाइप्स बनी हुई होती हैं, जिस तरह से फीमेल हेल्थ को लेकर सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर अगर हम देखें तो बहुत सी मिथ्स और स्टीरियोटाइप्स बनी हुई होती हैं, जिनको हमें ख़त्म करना है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज प्रॉब्लम्स आर मैनेजेबल। मतलब कि कोई भी डिजीज़ होने का मतलब ये नहीं है कि इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है, इनके इलाज मुमकिन होते हैं। सबसे पहले अगर हम चले तो डिस्मेनोरिया क्या होती है? इज़ अ पेन अलोंग विद क्रैम्पिंग ऑफ द यूट्रन मस्कुलर कंपेनिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड, कि जब आपके मेंसेस चल रहे होते हैं, मैं सिंपल वर्ड में आपको समझा रही हूँ, तो उसके दौरान आपके यूट्रस में या लोअर एब्डोमेन, अगर मैं सिंपली बताऊँ तो लोअर एब्डोमेन में जो आपकी पेन होती है उसको ये डिस्मेनोरिया कहा जाता है। 2 टाइप्स ऑफ डिस्मेनोरिया होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या होता है? प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है कि आपको कोई डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये जस्ट एक पेन होती है जो तकरीबन ही हर किसी को होती है। कुछ की इसकी जो सिवियरिटी है इसमें डिफरेंस हो सकता है, कुछ को ज़्यादा पेन होती है, कुछ को कम पेन होती है। ये जो है ये टीन एजेस में ज़्यादातर देखी जा सकती है, और ये जब आप का बेबी पैदा होता है एक फ़ीमेल का, या तो उसके बाद ये वाली प्राइमरी डिस्मेनोरिया की जो आपको शिकायत होती है ये ख़त्म हो जाती है। जब अगर हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया पे बात करें तो ये एक डिज़ीज़ से रिलेटेड होती है। जब आपकी सिवियरिटी बढ़ जाती है पेन की और रिलेटेड सिम्टम्स की, तो उसके बाद और इसके पीछे कोई एक बीमारी होती है। फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे एक बीमारी दी हुई है एंडोमेट्रियोसिस, आप इसको सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, जिस तरह से पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जिसमें आपकी ओवरीज में पानी भर जाता है, और भी लॉट ऑफ डिजीज़ हैं जिसकी वजह से भी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है, जो कि अलॉन्ग आपके साथ साथ चलता है। उनका इलाज हो जाए तो फिर वो उनकी सिवियरिटी में कमी आ जाती है। नेक्स्ट हम चलेंगे इशियोलॉजी। इशियोलॉजी क्या होती है कि किसी भी बीमारी की काजेज़ क्या है, वो कहाँ से शुरू होती है। बायोलॉजिकली एक्टिव एड नेचुरली अकरिंग unsaturated fatty acid prostaglandins have been found to be related with dysmenorrhea। ये ग्लैंड की बात हो रही है। ये ग्लैंड क्या होता है? ये आपके ब्लड सेल्स पर और स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस, आपके जो यूट्रस होता है, या फिर तो इसकी जो स्मूथ मसल्स होते हैं, फैट सेल्स होते हैं, और नर्व टिश्यू, इन पर ये पोटेंट हैव प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैव पोटेंट एक्शन ऑन। तो ये उन पे कुछ ग्लैंड्स रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से ये आपकी फिज़िकल कॉज हो गया। साइकोलॉजिकल काजेज़ पे आप हाइटेंड स्ट्रेस लेवल,
स्ट्रेस होती है कुछ औरतों को, जिसकी जब पीरियड्स चल रहे होते हैं उस वक्त भी स्ट्रेस चल रही होती है, आपकी मूड स्विंग्स चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से स्पेशली नेगेटिव स्ट्रेस हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद डिसमेनोरिया। जब आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होगी तो उस वक्त आपको डिसमेनोरिया ज़्यादा फील होगा। अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल अगर हम बात करें तो उस स्ट्रेस लेवल इसलिए भी रिलीज़ होता है क्योंकि बहुत सी ऐसी, अगर मैं आपको एक रिलेटेड एग्जांपल दूं, जिस तरह से इंडियन आपने ड्रामों में भी देखा होगा, इवन के मैंने बहुत साल पहले एक ड्रामा देखा था जहाँ पे जब एक लड़की का ये मेंसेस चल रहे होते हैं तो उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, वो खाने पीने वाली चीज़ों को हाथ नहीं लगा सकती, तो इस तरह से उसको एक अछूत की तरह ट्रीट किया जाता है। तो वो आप सोचें कि एक इंसान को इस तरह से ट्रीट करना, उसका खाना अलहदा बन रहा होता है, उसको खाना अलहदा बर्तनों में दिया जाता है, तो इस तरह से उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ कितनी मुतासर होती है। तो ऑब्वियस सी बात है फिर स्ट्रेस इंड्यूस होती है और डिसमेनोरिया हो सकता है। आपको पाकिस्तान में भी होता होगा, लेकिन मतलब मैंने उनके ड्रामों में देखा था। तो ड्रामे जो होते हैं वो आपकी कल्चर और सोसाइटी को ही पोर्ट्रे करते हैं। नेक्स्ट इज अ ट्रीटमेंट। अब हम दो तरह की ट्रीटमेंट हैं। सबसे पहले फिजिकल ट्रीटमेंट, इट इंक्लूड प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनहिबिटर्स, आइब्रूफन, नेफ्रोजन, सोडियम एंड अदर्स। यहाँ पे कुछ मेडिसिन की बात की हुई है जो कि रिलीफ, पेन रिलीफ मेडिसिन। रेगुलर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइज हैव बीन फाउंड टू बी वेरी हेल्पफुल इन सिम्टम्स relief as well as symptoms control. Next is the psychological interventions. Relaxation exercises have been known to help. If positive imagery is added, the treatment become more effective. आपको ऐसे रोल मॉडल्स दिखाए जाएं जो कि डिसमेनोरिया से कोप कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी फिर भी सारे काम रेगुलर बिल्कुल इस तरह से कर रहे हैं जिस तरह से वो डेली रूटीन में करते हैं। तो इस तरह से मॉडलिंग करना और ये भी सारा साइकोलॉजिकली आपको हेल्प करता है किसी भी डिजीज़ से कोप करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारी डिजीज़ है दैट इज़ अ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री आपको इधर से समझ आ गया, जो मेंसेस से पहले के जो 10 डेज़ होते हैं मेनली वो कंसिडर किए जाते हैं कि आप प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो सकता है, बल्कि काफ़ियों को होता भी है। चिड़चिड़ापन, सर में दर्द एंड ये वाली जो आप सब लड़कियां होंगी अगर, तो आप सबको पता ही होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। Common known as PMS refer to the symptoms experienced by many female prior to the monthly periods. The symptoms usually occur around 10 days prior to the beginning of the period. The common symptoms include depression, irritability, water retention, fatigue और lethargy. वही जो मैं बता चुकी हूँ। Etiology क्या है? Physiological explanation का a number of physiological explanation are available about PMS. However, most researchers and medical professionals believe in the effect insufficient progesterone or insufficient progesterone relative to estrogen. जब आपके जो हार्मोन फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनकी रिलीज़ उनकी कम या ज़्यादा या डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये उसकी फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं। साइकोलॉजिकल देखा जाए तो वही बात है कि इनर स्टेट नेगेटिव और पॉजिटिव आपके अंदर कैसा चल रहा है। कुछ लोग स्ट्रेस ले रहे होते हैं, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। Some theories extended the same approach even further. These theories propose that the cultural stereotypes, वही stereotypes की मैं बात कर रही हूँ कि जब एक औरत को पता है कि उसको इस तरह से 7 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, जितने भी उसका साइकिल चलता है उतने दिनों के लिए उसको एक कमरे तक महदूद कर देना है, वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकती, वो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिल बैठ नहीं सकती, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर बहुत ही रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा और उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। द ट्रीटमेंट ऑफ PMS, यहाँ पे भी हमें 2 ट्रीटमेंट्स दिए गए हैं, एक मेडिकल ट्रीटमेंट और एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट्स में हम अगर देखें तो बहुत सी इन्होंने यहाँ पे मेडिसिन बताई हुई हैं। डाईयूरेटिक्स आर आल्सो रिकमेंडेड इन मैनी केसेस। उसके बाद आगा ब्रोमोस्ट्रिप्टाइन दैट आर इनहिबिट प्रोलेस्टिन रिलीज has also been found effective. Medicine increasing the level of serotonin have been recommended by some. Some have found prostaglandin inhibitors to be effective. The use of evening primrose oil is also helpful. ये एक ऑयल है, इसके बारे में आप गूगल पर सर्च करना, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स की बात करें तो वही बात है, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करें, एरोबिक्स करें और विद इमेजरी, कॉग्निटिव थेरेपी फॉर चेंजिंग अप्रेजल ऑफ सिचुएशन। कि ये एक सिचुएशन ऐसी नहीं है कि बिल्कुल आप हर काम छोड़ के एक साइड पे आपने बैठ जाना है, बल्कि आप अपनी, क्योंकि आपकी मंथली है एक चीज़ जो आपकी लाइफ के साथ चल रही है, जब तक आप यंग हो तो आप इस तरह से अकेले होके बैठ नहीं सकते, बल्कि आपने खुद को किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है। रोल मॉडलिंग थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ सिम्टम्स फ्री फीमेल्स, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। मॉडलिंग दिखाना, ऐसे लोगों को दिखाना जो कि पीरियड्स के होते हुए भी सारे काम कर रहे हैं।
तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस की अगर बात करें तो हमें क्या चेंजेस करनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं आपको जनरली बता दूं कि आपको जो दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये आपके मेंसेस से 1 हफ्ते पहले आपको बंद कर देनी चाहिए, और ज़्यादातर जो डॉक्टर्स कहते हैं वो चीज़ का इस्तेमाल। हम यहाँ पढ़ लेते हैं रेगुलर एक्सरसाइज स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइज, हेल्थ डाइटरी हैबिट्स आर रिकमेंडेड, रिड्यूस डेयरी इनटेक, ये भी बात कर रहे हैं जो मैं बता चुकी हूँ। दी PMS रेफर्स टू आर एडवाइज टू स्टॉप और रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ रिफाइंड शुगर। ये जो वाइट शुगर होती है इससे बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की बात करें, डिस्मेनोरिया, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा होता है। इसको अपनी लाइफ में कम से कम करें, और मैं वुमेंस की बात कर रही हूँ क्योंकि उन्हीं के होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है जिनका। दे आर रिकमेंडेड टू एक्वायर द शुगर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी थ्रू कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड सीरियल्स। वो किसी और तरह से अपनी जो बॉडी के लिए शुगर की ज़रूरत होती है वो किसी और जगह से, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, ये उनकी बात करें। मल्टी वाइटमिन्स आर आल्सो हेल्पफुल। नेक्स्ट अगर हम चलें, मेन्योपॉज इज अ कंडीशन और अ चेंज दैट एवरी वुमन बियॉन्ड द एज ऑफ 45 to 55 ईयर एक्सपीरियंस। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब आपकी एज बढ़ जाती है, 50 अबव होते हैं या फिर 45, ये आपकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि कब आपका वो वाला फेज़ आने वाला है। तो वहाँ पे आपकी मेंस्ट्रुएशन जो होती है वो रुक जाती है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद हो जाता है। इन रिटर्न इट मीन्स द एंड ऑफ फर्टिलिटी। एट मेन्योपॉज ओव्यूलेशन स्टॉप permanently. The average age of menopause is about 51 year. 4 out of 5 women menopause takes place between 45 to 55 years। जहाँ पे वो आपको एवरेज बता रहे हैं, बल्कि ये आप ज़रूरी नहीं है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये आपकी अपनी जेनेटिक्स, आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में जो औरतें हैं उनका किस वक्त ये वाला आता है फेज़। सिम्टम्स ऑफ मेन्योपॉज के सिम्टम्स क्या होते हैं? लिटिल और नो फिजिकल डिस्कम्फर्ट इज एक्सपीरियंस बाय मोस्ट वुमेन ड्यूरिंग प्री मेंस्ट्रुअल पॉज। इससे पहले आपको कोई भी नज़र नहीं आता कि कोई सिम्टम्स आ रहे हैं कि वो वाला फेज़ आने वाला है, जबकि जब ये हो जाता है आपका मेन्योपॉज, उसके बाद से आपकी जो लाइफ में चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सी बीमारियां, अगर हम पिछली बीमारियों का जिक्र करें तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि मेन्योपॉज की बात हुई है कि इसके बाद बढ़ जाता है एक रिस्क फैक्टर, जैसे कि हड्डियों की बहुत सी बीमारियां जो कि वुमेंस को होती हैं वो मेन्योपॉज के बाद ही होती हैं। वो यंग ओल्ड एज की बात मैं कर रही हूँ। पेरी मेंस्ट्रुअल पॉजल और क्लेमेक्ट्रिया चेंज इन लाइफ भी इसको कहा जाता है। रेफर टू द पीरियड ड्यूरिंग विच द चेंजेस दैट लीड टू मेन्योपॉज आर एक्सपीरियंस। दिस पीरियड में बी स्ट्रेच्ड ओवर मैनी ईयर बिगिनिंग यूजुअली इन दी 30s। दी कॉमनली नॉन सिम्टम्स। अब कौन कौन से सिम्टम्स 30 के बाद से आना शुरू हो जाते हैं? हॉट फ्लैशेस और हॉट फ्लशेस, इंक्रीज बॉडी वेट, हेडेक होता है, प्रोफोज स्वेटिंग, स्लीप प्रॉब्लम्स, इंसोमेनिया बहुत सी वुमेंस को हो जाता है, डिप्रेशन, डिजीनेस, सेंसेशन ऑफ अ कोल्ड इन हैंड्स एंड फीट, इरिटेबिलिटी एंड एथरोसर्कुलोसिस अमॉन्ग मैनी अदर्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ब्रिटल बोन्स की तो बहुत ज़्यादा औरतों में देखी जा सकती है, इसलिए तो कैल्शियम इंटेक का कहा जाता है औरतों को, ताकि ब्रिटल बोन्स की वो प्रॉब्लम से बच सकें। The most common symptoms are hot flushes, suddenly sensation of heat that flush throughout the body due to expansion and contraction of a blood vessels। ये आपको हॉट फ्लैशेस के बारे में बता रहे हैं कि हॉट फ्लैशेस होते क्या हैं। ये ज़्यादातर कॉमन देखा गया है। मैनी वुमेन डोंट एक्सपीरियंस दैट, ऑल मैनी हैव दीज कॉन्टीन्यूअली। अच्छा, यहाँ पे हर सिम्टम्स की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिम्टम्स होंगे तभी होगा। कुछ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये आपकी अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सिम्टम्स शो करती है। अगर हम आगे चल लें, दैट देयर आर मैनी diverse view about these symptoms. Some viewpoints see these symptoms are purely psychological in nature, और कुछ कहते हैं कि ये फिजियोलॉजिकल इन नेचर होते हैं। या आप पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो है दी सोशियो फिजियोलॉजिकल अप्रोच। ये क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, 2 factors determine the experience of menopause: the woman perception of major life change and the end of fertility, the social stereotype about menopause। अच्छा, यहाँ पे कुछ औरतों को लगता है कि एक वुमेंस का एक परसेप्शन होता है कि इनकी जो फर्टिलिटी है वो एंड हो जाएगी, इनकी फर्टिलिटी एंड हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपकी साइकोलॉजिकली, क्योंकि वुमेंस के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि वो उनकी फर्टिलिटी एंड हो रही है एट दैट एज। दी
Social stereotypes about menopause. This include especially the attitude, awareness and behavior of the husband and near relatives. जब एक औरत की फर्टिलिटी ख़त्म हो रही है तो उसका उसके हस्बैंड के साथ रवैया थोड़ा सा उसके हस्बैंड का चेंज होना शुरू हो जाता है, और जो रिलेटिव्स होते हैं उनका रवैया चेंज होना, तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपको साइकोलॉजिकली। अगर हम ट्रीटमेंट्स ऑफ मेनोपॉजल सिंड्रोम की बात करें, द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैव बीन फाउंड। सबसे पहले हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरी होती है, थेरेपी होती है। इसमें आपको हार्मोन्स को रिप्लेस कर देता है और फिर इससे फर्टिलिटी भी बढ़ा सकते हैं, इंसान बढ़ा सकता है। एस्ट्रोजन अलोन और इन कम्बिनेशन विद प्रोजेस्ट्रॉन इज़ यूज्ड, आपके हार्मोन्स को रिप्लेस कर दिया जाता है। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल ऑफ द हर्बल रेमेडीज, एक हर्बल ऑयल होता है। एक्सरसाइजेज, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने चाहिए। एरोबिक्स को ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। Cognitive therapy for menopausal women focus upon the wrong perception about the end of a fertility. ये एक रॉन्ग परसेप्शन है। हालांकि जब मेनोपॉज की बात की जाती है तो यही सबके माइंड में आता है कि फर्टिलिटी एंड हो गई, क्योंकि फर्टिलिटी एंड नहीं होती। आप इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट आ चुके हैं आजकल। तो इतनी ज़्यादा साइंस ने तरक्की कर लिया कि ये जो परसेप्शन है ये अब यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता। व्हाट नीड टू बी डन, अब जो हमने इतना ज़्यादा फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ा है, सिम्टम्स के बारे में, कॉजेज़ के बारे में एंड देन उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें हेल्थ एजुकेशन फॉर फीमेल्स ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। दैन चेंजिंग एंड एडिशन इन स्कूल करिकुलम परटेनिंग और टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हमें खुल्लम खुल्ला बयान करना चाहिए। जबकि लोग इसके बारे में बात करने से कतराते हैं। बहुत सी लड़कियों को बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं और वो शेयर ही नहीं करती। अपनी मदर्स के साथ शेयर करें, अपने बहनों के साथ, किसी के साथ भी आप जाके शेयर करें। इनकरेजिंग गर्ल्स टू एक्सप्रेस देयर हेल्थ कंसर्न विद मदर्स, टीचर्स और विद हेल्थ प्रोफेशनल्स, वही जो मैं कह रही हूँ दैट आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस महसूस कर रहे हैं कुछ दिनों से, तो आपको बयान करना चाहिए। होप सो आपको समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि मैं समझा सकूँ। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा टॉपिक इस किस्म का था कि इस पर खुल के बोला भी नहीं जा सकता, क्योंकि दैट इज़ अवर सोसाइटी। मुझे कुछ नहीं है बोलने को, मैं तो बोल ही लेती हूँ। देन होप सो आपको समझ आ गया होगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगले किसी लेक्चर में मुलाकात होती है।